वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो ये टॉपिक बहुत क्लोज है, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बेसिकली जब केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि हम ये सब पढ़ना ही क्यों चाहते हैं। तो हमें बहुत सारे जितने भी साइंटिस्टों ने अब तक काम किया है उनका कंट्रीब्यूशन हमको पता होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन जब हमको पता होगा तो हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि भाई लोगों ने कितना मतलब इसमें स्ट्रगल किया है, सिर्फ एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स में जो हम जस्ट बहुत इजीली ग्रैब कर लेते हैं आजकल। तो इसकी शुरुआत हुई समवेयर अराउंड 5th सेंचुरी में। ल्यूकोपिस और डेमोक्रिटस ने इसमें काम किया। तो दोनों का आइडिया एक सिंपल सा था कि मतलब इन्होंने प्रपोज किया कि मैटर जो है ये कंपोज करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जिनको बोलते हैं एटमोस। इसका ग्रीक में मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस रहे। ठीक है, डेमोक्रिटस ने बोला कि उसके आइडियाज और जो हमारे ल्यूकोपिस हैं इनके आइडियाज में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था, लेकिन फाइनली दे कम अप विद समथिंग कि दैट इज द वे इट शुड बी। मतलब हमारा जो मैटर है छोटा सा पार्टिकल बना के रखता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो बहुत स्मॉल है और उनको डिवाइड नहीं कर सकते तो लोग। बट ठीक है, उस सेंचुरीज तक इसका कोई प्रमाण होना उतना इजी था नहीं। ठीक है, इसमें दूसरा काम स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड 1960। तो रॉबर्ट बॉयल आए। रॉबर्ट बॉयल ने क्या एक्सपेरिमेंट्स से क्या पता लगाया, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि हमारा जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बनता है और एलिमेंट्स मिलके हमारे मैटर्स को बनाते हैं। जो आज हम बेसिकली कंपाउंड्स पढ़ते हैं या एलिमेंट्स पढ़ते हैं, मिक्सचर्स पढ़ते हैं, उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो वर्क है, स्टैब्लिशिंग वर्क जो है, रॉबर्ट बॉयल ने किया था समवेयर अराउंड 1661 में। नेक्स्ट थ्योरी जो आई वो आई 18th सेंचुरी में, वो थे एंटोनियो लिविजर। तो ये वही है जिन्होंने मतलब जिसके बारे में आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट ये था कि भाई सब थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल्स लोग मानने लगे कि भाई एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप अभी आजकल पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि मैटर्स को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये एंटोनियो लिविजर का ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इन्होंने जस्ट ये समझाने की कोशिश करी कि किसी भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसमें मास जो है सेम रहता है, तभी हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं। जो हम बार बार आपको टॉपिक्स पढ़ा जाता है कि रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन को बैलेंस करो, वो इनकी वजह से है। अगर ये नहीं बोलते कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है केमिकल रिएक्शंस में भी, ठीक है, तो हमें वो सब चीजें आज हमको मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो एंटोनियो लिविजर ने इस पे काम किया। ठीक है, और ऐसा करते करते काफी टाइम बीत गया था, ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी की शुरुआत हो गई थी। तो जॉन डाल्टन आ गए थे। जॉन डाल्टन का एक बहुत फेमस कोट था कि हमारा जो, अब देखिए ये एग्जैक्टली वही थ्योरीज पे बात करते थे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होने के बाद में लोग केमिकल रिएक्शंस की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने क्या बोला कि he proposed that कि each element is composed of atom of a single unique type। जो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, लेट्स से हम आयरन की बात कर रहे हैं, लेट्स से हम बात कर रहे हैं हीलियम की, लेट्स से हम बात कर रहे हैं कॉपर की। दीज आर एलिमेंटल थिंग्स। वाटर इज ए कंपाउंड, H2O इज ए कंपाउंड। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया कि अगर कोई चीज एलिमेंट है तो वो एक ही टाइप के एटम से बनेगी, और केमिकल रिएक्शंस अगर होगी तो उसका रीअरेंजमेंट निकालेगी। रीअरेंजमेंट ही इन्होंने बोला, इन्होंने ब्रेकिंग नहीं बोला था। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ दिस एटम्स होगा। वो अभी हम शुरुआत हुए थे कि भाई इंडिविजुअल पार्टिकल नाम की कोई चीज है, इंडिविजिबल। ठीक है,
और अब हम आ गए हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक, और ये पता लगा हो गया कि एटम्स जो हैं वो एटम्स हमारे, अब ये अल्टीमेट पार्टिकल हो गए सब एटॉमिक, मतलब इनको बोल सकते हैं कि ये इंडिविजुअल थी। बट फिर कहानी आई यहां पर आकर कि चलो भाई सबको पता चल गया कि एलिमेंट्स होते हैं। तो दिमित्री मेंडलीव, जिसके नाम पर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया कि हम इन एलिमेंट्स को ठीक है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स एंड प्रॉपर्टीज। और इससे क्या पता चला कि एटम्स जो होते हैं, जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स के साथ साथ में एक और चीज है कि सेम टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, जो जो हमारी जिसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली, एल्कली मेटल फैमिली, चैल्कोजन फैमिली, पिंक्टोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, ये सब चीजें जो है पीरियोडिक हैं। मतलब उस सपोज अगर आप एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हो तो एल्कली मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी। एल्कली मेटल्स में लिथियम अगर मेटल है तो सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, रुबिडियम भी मेटल है, सीजियम भी मेटल है। यही प्रॉपर्टीज उन्होंने बोला कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर तुम डालोगे तो एक आप पूरी पीरियोडिक टेबल बना सकते हो। लेकिन अभी तक भी ना सिर्फ एटम्स और एटॉमिक वेट्स की बात चल रही थी। जेजे थॉमसन क्या हुआ कि जेजे थॉमसन के बाद में उन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने उठाया एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बोला कि भाई हम अगर कैथोड रे ट्यूब्स में जाएं और एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम्स को रखें तो हमें एक पार्टिकल मिलता है, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जैसी डिस्कवरी हुई, हम एटम के बारे में एक और रियलाइजेशन लेकर आ गए। एटम के बारे में हमारे पास में क्या रियलाइजेशन आ गया कि एटम भाई सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उससे भी छोटी एक चीज है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो है एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब छोटा है उससे। और ये कैथोड रे से आपने पढ़ा भी होगा ना कैथोड रे में कि भाई हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे दिखाई देता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रॉन, अब हमको एटम्स में से इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। उसके बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए और एल्बर्ट आइंस्टाइन का अपना एक बहुत अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट है। ये अब 20वीं सेंचुरी आ चुकी थी, 1905 के अराउंड की बात थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि हमारे जो एटम्स जो है ना, उन्होंने एक और मतलब एक वो दिया कि हमारे एटम्स में ब्राउनिंग मोशंस होते हैं। तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं इंपेरिकल एविडेंस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं बट ऑन पेपर उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारे पास में मतलब जो एटम्स होते हैं वो ब्राउनिंग मोशंस में होते हैं इन सर्टेन फेजेस, नॉट इन एवरी फेजेस, ठीक है। और ये जो है टाइम के साथ में कम होता चला जाता है या बढ़ता चला जाता है, ये सब ठीक है। ये डिपेंड करता है कैसी फेज है, समथिंग लाइक लिक्विड फेज है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है या गैसेस फेज है, इनमें होता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आए हमारे वो थे, ये हुआ समवेयर अराउंड 1909। 1909 में क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या बोला कि उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से क्या किया कि अगर आप गोल्ड पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स है बहुत दो अल्फा पार्टिकल वेरी हैवी पार्टिकल, तो बहुत सारे तो मतलब कुछ तो बाउंस बैक होकर वापस ही आ जाते हैं, ठीक है, कुछ तो ठीक है। हमारे जो प्रोटॉन है डिस्कवर मतलब वो जो अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, वो एक हैवी पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एक तो पहली बात तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही वो उस पे, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से वो बाउंस बैक होते हैं और बहुत सारा स्पेस खाली है क्योंकि इलेक्ट्रॉन
के बीच में जो है, उसके बीच में बहुत स्पेस होता है ना, ऑर्बिट्स बनते हैं, ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बहुत वेकेंट स्पेस भी है। तो वही डेंस जो जो डेंस मैटर है उसको बोला गया न्यूक्लियस, और खाली स्पेस को भी एक थ्योरी मिली। तो हमको ये पता चला कि एटम का जो पूरा मास है वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। 20वीं सेंचुरी आ गई थी और 1913 की बात थी। 1913 में हमारे आए नील्स बोर्स। नील्स बोर्स ने बोला कि भाई चलो बोर्स मॉडल आ गया है, अब मतलब मॉडल तो आ ही गया था कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक ऑर्बिट के, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट नाम की चीज होती है, इसकी एनर्जी जो होती है फिक्स्ड रहती है, और ये जो है दो मतलब अगर रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में तो वो कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अगर एनर्जी ले लेगा तो वो हायर ऑर्बिट्स में जाएगा, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अगर लोअर से वापस हायर से वापस लोअर ऑर्बिट्स में आएगा तो इसको बोलेंगे इमिशन। ठीक है, तो लेकिन इसमें कहानी वहीं अटक गई थी कि बोर्स मॉडल में एक प्रॉब्लम ये थी या कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है या रदर जो भी है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी अगर चेंज होती है, मतलब अगर आप सर्कुलर मोशन आपने, मतलब मैं अज्यूम करता हूं कि आपने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है, तो दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी दो अलग डायरेक्शंस में होती है, जिसकी वजह से वो डीएक्सिलरेट होगा। अगर वो डीएक्सिलरेट होगा तो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो जाके न्यूक्लियस में घुस जाएगा। ऐसा होता नहीं है कि एटम्स के, मतलब हमारे पास में बहुत स्टेबल न्यूक्लियस थे। फिर आए हमारे एरविन स्क्रोडिंजर। यहां से आप समझ लीजिए कि नई एरा की शुरुआत हुई। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास में क्या होता है कि स्क्रोडिंजर ने बोला कि एक्चुअली में जो हमारा, जिस तरीके से हम जो महसूस करते हैं ना, जो हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल और वो क्वांटम बिहेवियर शो करता है, और जिनको तुम ऑर्बिट्स बोल रहे हो, जिनको तुम एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स बोल रहे हो, दे आर एक्चुअली क्वांटम स्टेट्स ऑफ ए फिजिकल सिस्टम्स। और यही हमारा मतलब एक नया एरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, और आप समझ लीजिए कि न्यूटन बहुत बड़ा नाम थे उस समय तक। न्यूटन के कॉन्ट्राडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं था। न्यूटन इज लाइक कि जिसने कैलकुलस बनाया उसके साथ में आर्ग्यू करने वाले ये लोग बच्चे हैं, ठीक है, जो कोशिश कर रहे थे उसके साथ में आर्ग्यू करने की। फिर लास्ट, मतलब मैं लास्ट नहीं बोलूंगा, इन 1927 क्वांटम बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर हेजनबर्ग ने क्या बोला कि भाई तुम क्या है ना, तुम इलेक्ट्रॉन की अगर तुम बात कर रहे हो ना, ठीक है, तो तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम साथ साथ नहीं बता सकते। अगर तुमने पोजीशन बताने की कोशिश करी तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, और मोमेंटम बताने की कोशिश करी तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन किसी एक, क्या बोलूंगा, एक कोई एक ऐसी रस्सी में नहीं है, एक सर्कुलर जो मोशन है उसमें नहीं है, वो एक्चुअली में एक प्रोबेबिलिटी के आसपास में है। ठीक है, तो जैसे ये हुआ उसके बाद में जेम्स कैडविक आए। जेम्स कैडविक ने हमारा लास्ट जो थी वो बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करी, एक्सप्लेनिंग दैट दी हमारे पास में एक आइसोटॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमारे एटम जो है बहुत सारे आइसोटॉप्स वाली डिस्कवरीज हुई, और जो आज हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो जेम्स कैडविक ने की। 1932 आते आते ये सब हो गया था। फिर आया हमारा लास्ट जो 20वीं सेंचुरी है, समवेयर अराउंड 1950 से 1970। इसमें हमारे पास में क्वांटम फील्ड थ्योरी बन गई थी, जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स है, जो ये जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी जो हम बनाना स्टार्ट कर चुके थे वो इस समय स्टार्ट हो गया था।
जैसे ही हमारे पास में मतलब 1964 में एक सफिशिएंट मैथ्स डेवलप हो गया, तो मुरे और जिविग ने हमारे पास में क्वार्क मॉडल दे दिया। क्वार्क मॉडल क्या बोला कि एक्चुअली में हमारा इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी जो न्यूट्रॉन है, दे आर ऑल्सो कंपोज ऑफ स्मॉलर पार्टिकल जिनको बोलते हैं क्वार्क। और जैसे ही ये क्वार्क्स वाली थ्योरी आई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए जिनको हम बोलते हैं क्वार्क। अभी हमारे पास में बहुत सारे रिएक्टर्स बन गए हैं और इन 1990 के बाद में हमारे पास में बहुत सारे पार्टिकल एक्सीलरेटर्स बन गए, डिटेक्टर्स बन गए और एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज लाइक सर्न, फर्मी लैब उन्होंने प्रोवाइड किया बहुत डेप्थ वैलिडेशंस, ठीक है, जो आज हम स्टैंडर्ड मॉडल्स पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स में, वो 90s में आ चुका था। फाइनली अगर मुझे बोलना है कि एटॉमिक थ्योरी जो है बहुत इवॉल्व हुई है टाइम के साथ में, ठीक है, और चाहे तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुए थे, लेकिन इट्स अ माइलस्टोन, मतलब आप समझिए कि विद फैसिलिटी विदाउट फैसिलिटीज भी चीजें चल रही थी और हम फंडामेंटल नेचर जो है मैटर का वो समझ पाए और मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री को बना पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।